तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आए हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर बैलेंसिंग से रिलेटेड उसको। ठीक है, याद होगा आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग क्या होती है, हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं। उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया था। और इसके अंदर हमने दो तरीके पढ़े थे, हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था और कोफिशिएंट मेथड पढ़ा था। क्लास एंड होते वक्त मैंने आपको बोला था कि कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इन दोनों ही मेथड्स के ऊपर लेकर के आऊँगा। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है आज की क्लास की, जिसमें हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। दोनों ही मेथड पर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, हिट एंड ट्रायल पर भी और कोफिशिएंट मेथड पे भी। अब देखिए, हमने सिंबॉलिक इक्वेशन से तो हमने कई क्वेश्चंस जो हैं वो किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम करते हैं हमारी वर्ड इक्वेशन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर सिंबॉलिक इक्वेशन ना दे करके एग्जामिनेशन के अंदर आपको वर्ड इक्वेशन दे दी जाए कुछ इस तरीके से। ये सारी की सारी आपकी वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को हमें सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो एक सबसे जो फर्स्ट आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये वाली रिएक्शन मैं लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपका दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। इन दोनों को आपस में हमने जब रिएक्ट करवाया तो दो प्रोडक्ट हमें देखने को मिले। एक है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है वाटर। ये दो प्रोडक्ट हमें देखने को मिले। अब सबसे पहले हम करते हैं इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन तैयार। तो सिंबॉलिक इक्वेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। उसके साथ में हमारे पास में थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका तो सभी को याद होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देन जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसका सिंबॉलिक फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस उसके बाद में वाटर बन रहा था, तो वाटर का भी आई थिंक सभी को याद होगा H2O। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर CO2 है, H2O है, ये तो काफ़ी सिंपल कंपाउंड्स हैं, काफ़ी सिंपल है और हमने कई बार पढ़े हैं तो ये हमें याद हो गए। बट जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। बेटा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला को डिराइव करना सिखा रखा था कि कैल्शियम है, कैल्शियम की आपका वैलेंसी 2 होती है। फिर कार्बोनेट है, कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है तो इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद में दोनों वैलेंसीज को क्रॉस करवा करके एक दूसरे के नीचे जो है वो प्लेस करते हैं। सेम अगर वैलेंसी होती है तो वो फिर लिखी नहीं जाती। अगर आपने 9th क्लास में वो नहीं पढ़ा तो भी मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि तो भी आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 9th क्लास में हम ध्यान नहीं देते। बाकी जिन बच्चों ने ध्यान दिया है उनको एडवांटेज ये है कि उनके काफ़ी सिंपल हो जाएगी इक्वेशन को ये बनाना, क्योंकि उनको फॉर्मूला बनाना आता है ना। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं तो आप आसानी से बना पाओगे। बट जिन बच्चों ने अभी तक 9th में कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी वो भी ये काम आप कर सकते हो। देखो होता क्या है कि जो चीज़ हम जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से हम उसके ऊपर कमांड बना लेते हैं। तो जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट अभी इस इक्वेशन में पहली बार आया है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पहले बार सुना है नाम, बट ऐसे ही कंपाउंड्स आपके बार बार आपके सामने आते जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बैलेंस करने की इक्वेशन को, जितना ज़्यादा आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, ये कंपाउंड्स के नाम आपके सामने बार बार आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे। मेरे को पूरी जो है उम्मीद है कि जितनी बार आप ज़्यादा इनको रिवाइज़ करोगे वो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो अभी हमें ये सोच करके डरना नहीं है कि हमें केमिकल फार्मूला या कंपाउंड बनाना नहीं आता। सिंपल है, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कि सबके ऊपर आपको बॉक्स बनाने होते हैं। यहाँ पर मैं कोफिशिएंट मेथड से इसको पहले बैलेंस करूँगा। तो कोफिशिएंट मेथड में हमने सीखा था कि सबके आगे बॉक्स जितने भी बनाए हैं उनके आगे ABCDEFG इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से B लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो ये हमने कोफिशिएंट डाल दी है। अब अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ एलिमेंट हमें इक्वेशन डिराइव करनी रहती है। तो हमारे एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए हमारे एलिमेंट्स के नाम। कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। Ca है, Ca का मतलब होता है बेटा आपका कैल्शियम, इसको याद रखना, ये होता है आपका कैल्शियम। उसके बाद में O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन के एटम को। उसके बाद में H रिप्रेजेंट करता है आपके
हाइड्रोजन के एटम को, और उसके बाद में यहाँ पर C भी आ रहा है, तो C आपका रिप्रेजेंट करता है कार्बन के एटम को, और फिर अगेन O है जो हमने लिख दिया पहले ही, ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि इस पूरी इक्वेशन में 4 अलग अलग एलिमेंट्स, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, इन 4 एलिमेंट्स के एटम्स ने पार्टिसिपेट किया। अब सबसे पहले हम कैल्शियम के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ से देखो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से हो जाएगा A, फिर प्लस लगा करके इस बॉक्स में आप देख रहे हो कि इसमें एक भी कैल्शियम नहीं है, तो इसको लिखो मत, जो एरो लगता है उसका कन्वर्जन हो जाता है इजिकल टू में। फिर इस वाले बॉक्स में आप देख रहे हो कि कैल्शियम है और एक ही एटम है, तो यहाँ लिखा जाएगा C। देन फोर्थ जो है बॉक्स, उसके अंदर कैल्शियम नहीं है, तो D को आप लिखना मत। तो ये आपकी इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, A = C। उसके बाद में हम डिराइव करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो फर्स्ट बॉक्स में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 2 एटम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2A। उसके बाद में सेकंड बॉक्स में भी आपको ऑक्सीजन दिख रही है और उसके भी 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो प्लस लगा करके आपको लिखना है 2B। उसके बाद में एरो आ गया, तो एरो का हो जाएगा इक्वल टू का सिंबल। उसके बाद में थर्ड बॉक्स जो है, इसमें भी आपका ऑक्सीजन है, 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ लिखा जाएगा 3C। फिर प्लस लगा करके लास्ट बॉक्स में आप देख रहे हो ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका D। इस तरीके से ऑक्सीजन वाले एलिमेंट के लिए ये सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। फिर हाइड्रोजन को अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 एटम दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन के, तो 2A लिखा जाएगा। फिर सेकेंड बॉक्स में हाइड्रोजन का एक भी एटम नहीं है, तो इसको पूरे को आप लिखना मत। सीधा चलते हैं इक्वल टू के आगे थर्ड बॉक्स पे। थर्ड बॉक्स पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इस बॉक्स को भी नहीं लिखना है। फोर्थ बॉक्स के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 2D। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी A = D। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट। उसके बाद में कार्बन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉक्स में कार्बन नहीं है, सेकंड बॉक्स में कार्बन है और एक ही एटम कार्बन का है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा B = थर्ड बॉक्स में आपका कार्बन। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, CA पूरा तो लिखा हुआ है कैल्शियम के लिए, O लिखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, और ये वाला जो C है बीच में ये है कार्बन के लिए। एक एटम है, तो यहाँ हम लिख देंगे C। फोर्थ बॉक्स में कार्बन नहीं है, तो ये हमारे कार्बन वाले एलिमेंट के लिए बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना रहता था, जब चारों इक्वेशन हम बना लेंगे तो A, B, C, D जो 4 कोफिशिएंट हैं, इनमें से किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को हमें 1 के इक्वल कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं C वाले कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 के इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर C की वैल्यू 1 करता हूँ तो इसको करने से देखो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली इक्वेशन, यहाँ पर A की वैल्यू अगर C 1 है तो A C के इक्वल है, तो A की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो हमने A की वैल्यू डिराइव कर ली 1 के इक्वल है। और इसी तरीके से अगर आप फोर्थ इक्वेशन में देखोगे ध्यान से, तो C की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने A, B और C कोफिशिएंट की वैल्यू डिराइव कर ली। अब बचता है हमारे D। तो D आप देख सकते हो इक्वेशन थर्ड जो है हमारी, इसके अंदर आप D = A मान रखा है और A की वैल्यू कितनी है 1, तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपका 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई सारे की सारी जो हमारी कोफिशिएंट की वैल्यूज़ है वो 1 1 1 1 आ रही है, 1 1 1 1 आ रही है, इन द सेंस कि आप सभी के आगे जब 1 1 लगा दोगे तो उसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से भी देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं कि अगर 1 1 है इसका मतलब तो यहाँ पर कुछ लगाना ही नहीं पड़ रहा, तो क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है? तो इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम इधर 1 था, इस तरफ भी कैल्शियम का 1 ही एलिमेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 4 थे। टेबल के अंदर अगर मैं आपको बना करके समझाऊँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, एक बार के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बाकी याद रखना कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू सबकी कितनी आई है, 1 1 आई है। ठीक है, देखो जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड किया करते थे तो उसके अंदर हम टेबल बना करके देखा करते थे कि लेफ़्ट हैंड साइड में और आपका राइट हैंड साइड में
कितने कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एटम्स कितने कितने हैं। कैल्शियम की काउंट करेंगे तो कैल्शियम का हम देख रहे हैं कि इस तरफ 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 1 है। उसके बाद में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 एटम्स हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 एटम्स हैं, तो टोटल आपको 4 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो 3 एटम्स इस बॉक्स में है और 1 एटम ऑक्सीजन का 4th बॉक्स में है, तो 3 + 1 अगेन 4 एटम्स हैं टोटल राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के। कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है और इस तरफ भी कार्बन का 1 ही एटम है। उसके बाद में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके कितने हैं, 2 एटम हैं और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो ये भी दोनों तरफ 2 है। और बस 4 ही एलिमेंट्स थे और चारों का हमने देखा कि चारों ऑलरेडी बैलेंस थे, 1 1 4 4 1 1 एंड 2 2। इसी वजह से हमारे जो कोफिशिएंट अभी हमने कैलकुलेट करे थे उनकी वैल्यूज़ 1 1 1 1 आई थी। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन को लिखेंगे, कोफिशिएंट हमने A B C D जहाँ जहाँ लिख रखे हैं वहाँ पर आप 1 वैल्यू पुट कर देना, 1 इनकी वैल्यूज़, तो 1 CaOH2 का होल स्क्वायर प्लस 1 CO2 एरो लगा करके 1 CaCO3 प्लस 1 H2O। अब ये पूरी इक्वेशन जो थी पहले से ही बैलेंस्ड थी आपकी, तो इसको वैसे तो हमें बैलेंस करना ही नहीं पड़ा। बाकी कोफिशिएंट मेथड से भी जब हमने करके देखा तो तब भी हमें यही पता चला कि ये इक्वेशन ऑलरेडी आपकी बैलेंस्ड थी। तो चलो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन अगर बैलेंस थी तो हमारी प्रैक्टिस हो गई इसको बैलेंस करने की। इक्वेशन आपने फिर बनाना सीखा एक बार। अब सीधा चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन था आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये इक्वेशन हमें बनानी है, तो इसका सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो जिंक का सिंबल होता है बेटा आपका Zn प्लस इसके बाद में था आपका सिल्वर नाइट्रेट, तो उसका फॉर्मूला होता है AgNO3। याद रखना AgNO3 ये आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट का, एरो लगा के। इसके बाद में बन रहा था आपका जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है जिंक नाइट्रेट का, और साथ में आपका लग जाएगा आपका सिल्वर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर आप ब्रेन का यूज़ करोगे तो आप ट्रिक्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट अगर आपको किसी वर्ड इक्वेशन में दे रखा है तो नाइट्रेट का NO3 होता है ना। कार्बोनेट जैसे दे रखा है तो उसका CO3 होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स जब आप मल्टीपल टाइम्स इन इक्वेशन का रिवीजन करोगे तो ये इनबिल्ट आपके दिमाग में बनने लग जाएगी और आपको सारी इक्वेशन समझ में आने लगेगी। अब देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन बना ली। इस बार सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है ना। और ये काम भी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहला काम है बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बना करके सबको सेपरेट कर लेंगे। इससे हमें ये पता चला कि इक्वेशन में 4 बॉक्स बन रहे हैं। अब इस बार मैं आपको हिट एंड ट्रायल जो मेथड था उससे प्रैक्टिस कराऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखो उसमें हमने क्या सीखा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले टेबल बनती है, एक तरफ एलिमेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, उसके बाद में लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, और उसके बाद में लिखा जाता है कि राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। देखो जिंक Zn लिखा जाता है जिंक के लिए, तो एक तो है हमारे पास में जिंक। Ag जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सिल्वर को, तो सिल्वर है। फिर N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, और O जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 बाय 1 हम इनके एटम्स काउंट करेंगे। देखो जिंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम रखता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। इसी तरीके से जिंक जो है राइट हैंड साइड में भी 1 ही एटम है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1। सिल्वर का अगर आप देखोगे Ag, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिल्वर का 1 एटम है, राइट हैंड साइड में सिल्वर अगेन 1 एटम है। नाइट्रोजन आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन है 1 एटम इन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका NO3, बट इसके पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा करके बाहर लिखा हुआ है 2। तो ये 2 जो है ना, ये 2 ब्रैकेट के हर एक एटम के ऊपर अप्लाई होगा मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे इसको अगर हम खोल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा N2O6। ये जो रहता है बाहर 2, ये मल्टीप्लाई होता है अंदर, तो N2O3। इसका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 एटम्स। और फिर लास्ट में बचा है हमारी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इस तरफ तो हैं 3 एटम, और उस तरफ आप देख रहे हो 3 × 2 यानी कि 6 एटम।
इस टेबल को बनाने से हमें ये तो फाइंड हो गया कि ये पहले से ही बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अनबैलेंस्ड हैं, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखते हैं कि इनको क्या हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 को हम 2 बना देंगे, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके 2 बना देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके लेफ़्ट हैंड साइड में 2। बट ध्यान दो कि जहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया है, ये जो मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, ये कौन सी साइड है? लेफ़्ट हैंड साइड में, जहाँ पर हमारा नाइट्रोजन लिखा हुआ था, है ना, ये वाला कॉलम है नाइट्रोजन का। तो जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन लिखा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन इस वाले बॉक्स में लिखा हुआ है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो ये 2 लगाने से क्या होगा? नाइट्रोजन बोथ साइड बैलेंस हो जाएगा। बट नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया है? हमने Ag को डिस्टर्ब कर दिया और ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर दिया। तो Ag भी हमारे 2 लगाना पड़ेगा, जहाँ पर सिल्वर लिखा हुआ है, यानी कि इसके भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ पर हमें ऑक्सीजन दे रखा था इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, एक बेनिफिट ये हो गया कि सेकेंड बॉक्स के बाहर जब हमने 2 लगाया तो हमारी ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। देखो 3 × 2 कितने होते हैं? 6, और हमें रिक्वायर्ड एटम्स कितने चाहिए थे? 6 ही चाहिए थे। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन भी आपकी क्या हो गई है? बैलेंस। तो हमने किस किस चीज़ को बैलेंस कर लिया? हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। बट दिक्कत ये हुई कि जो हमारा सिल्वर था ये अब अनबैलेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर टोटल हो गए हैं 2 एटम और इस तरफ अभी भी 1 ही है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये देखो कि ये 2 से जो मल्टीप्लाई हमने किया है ये कौन सी जगह है? राइट हैंड साइड में, जहाँ पर आपका सिल्वर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कॉलम सिल्वर का चल रहा है। तो राइट हैंड साइड में, यानी कि इस वाली साइड में आप ये देखो कि कहाँ लिखा हुआ है सिल्वर? सिल्वर लिखा हुआ है आपका इस जगह पर। तो सिल्वर के आगे यहाँ पर हम लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो ये भी टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा एक बार इसको वापस से रीराइट करूँ अगर मैं उस ऊपर वाली इक्वेशन को, तो हमने देखा कि हमने क्या इक्वेशन बना दी? Zn हमारे पास में था, उसके बाद में हमने लिखा है 2AgNO3, उसके बाद में एरो लगा करके हमने लिखा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस लगा करके हमने लिखा 2Ag। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी इक्वेशन के नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर लेना हर एक एलिमेंट के लिए, और आप ये फाइंड करोगे कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ये इक्वेशन अनबैलेंस थी शुरू में, क्योंकि हमने इन दोनों को जब देखा तो हमें पता चला कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। ठीक है, आई थिंक कि आपको आया है समझ में। कोफिशिएंट मेथड से एक क्वेश्चन हमने करके देखा, एक क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करके देखा। अब एक और क्वेश्चन अगर हम दोबारा से चालू करते हैं, थर्ड इक्वेशन दे रखी है एल्यूमिनियम के साथ में दे रखा है कॉपर क्लोराइड, उसके बाद में है एल्यूमिनियम क्लोराइड और उसके बाद में है कॉपर। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लगा करके। इक्वेशन नंबर 3 है, सबसे पहले हमें दे रखा था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का होता है सिंबल Al। उसके बाद में हमें दे रखा था कॉपर क्लोराइड, तो बेटा कॉपर क्लोराइड का बनता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड। एरो लगा करके प्रोडक्ट साइड में हमारा बन रहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, और फिर प्लस लगा करके जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था आपका कॉपर। ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ में लेंगे? हिट एंड ट्रायल से करके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। सबसे पहला काम है बॉक्स बना लेंगे, तो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है और ये फोर्थ आपका बॉक्स हो गया। एलिमेंट्स राइट करेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट हमारे दे रखा है एल्यूमिनियम, Al सिंबल होता है इसका। दूसरा एलिमेंट Cu का रिप्रेजेंट होता है आपका कॉपर से, ठीक है, Cu रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर से, और Cl जो है वो होता है आपका क्लोराइड। और इस इक्वेशन में आप नोट करोगे कि इसमें 3 ही एलिमेंट है, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट कहीं दिख रहा है क्या? इसमें 3 ही एलिमेंट आपके यूज में आ रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और आगे बना लेते हैं राइट हैंड साइड का कॉलम। अब जस्ट आपको नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर करके लिखने हैं। तो एल्यूमिनियम का आप देखोगे यहाँ पर एक ही एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही है। उसके बाद में कॉपर का अगर आप देखोगे तो कॉपर का यहाँ पर एक ही एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कॉपर का अगेन एक ही एटम है। और जो क्लोराइड है Cl, उसके यहाँ पर 2 एटम है और राइट हैंड साइड में इसके 3 एटम है। तो हमने देखा कि जो क्लोराइड है वो अनबैलेंस्ड है,
और क्लोराइड के अनबैलेंस्ड होने से पूरी इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गई। तो ज़रूरत क्या है अब हमें, कि ज़रूरत ये है कि हमें कैसे जैसे करके इन दोनों को बैलेंस करना है। इस तरफ 3 है, इस तरफ 2 है। अब देखो हम 2 को 3 नहीं बना सकते और 3 को 2 नहीं बना सकते, तो इस कंडीशन में हमें एक ऐसे मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों की टेबल को कॉमन कर दे। तो यहाँ देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 6, और अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 6। और हम ये देख रहे हैं कि 6 एटम्स दोनों तरफ हम कर सकते हैं, बट 6 एटम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ क्लोराइड लिखा हुआ था उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, एक अलग पेन से दिखा देता हूँ, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, कि जहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ पर क्लोराइड लिखा हुआ था उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड ये है, लेफ़्ट हैंड साइड में क्लोराइड लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3। और राइट हैंड साइड में जहाँ पर क्लोराइड लिखा हुआ था उसके आगे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये वाली जो साइड है इसके आगे हम लगा देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, अब हुआ क्या सर, हमने इन दोनों को तो बैलेंस करके 6 लेकर के आ गए, बट जो हमारा कॉपर था उसको भी 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ा, और जो हमारा एल्यूमिनियम था उसको भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ा। और अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनके आंसर क्या आ जाएंगे, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब ज़रूरत है कि एल्यूमिनियम को भी और कॉपर को भी बैलेंस करो। तो कॉपर बैलेंस कैसे होगा, जब इस तरफ 3 है तो दूसरी तरफ हम 3 बनाने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। बट फिर ध्यान देना कि जहाँ जहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो कौन कौन सी जगह, देखो एक तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है और एक आपने इस जगह पर मल्टीप्लाई, एक आपने इस जगह पर मल्टीप्लाई किया है। तो राइट हैंड साइड में जहाँ आपका कॉपर लिखा हुआ है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में कॉपर इस जगह पर है तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बार इस इक्वेशन को पूरे को देखते हैं कि ये क्या बैलेंस हुई है। इसको रीराइट कर लेते हैं नीचे की तरफ एक बार। हमने बना दी इक्वेशन की 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 CuCl2 एरो लगा करके 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब एक बार खुद से चेक करो कि सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हैं। जैसे एल्यूमिनियम के 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, यहाँ पर कॉपर के 3 हैं, इस तरफ भी कॉपर के 3 हैं, और क्लोराइड के 2 पहले से थे, 3 यहाँ से हो गए, तो 3 × 2 कितने हो गए, टोटल 6। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 × 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ से हमें पता चला कि अब इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मैं अब उम्मीद करते हुए ये चल रहा हूँ कि आपको अब शायद समझ में आ रहे होंगे, दोनों ही मेथड समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें अंत में बैलेंस करना रहता है इक्वेशन को। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा इक्वेशन था ये रहा, इसमें है आपका बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट साइड में बैरियम सल्फेट बना और पोटेशियम क्लोराइड बना। तो इसको सबसे पहला काम है सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो 4th नंबर लगा करके हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, फिर प्लस लगा करके 2nd नंबर पे हमें दे रखा था पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। फिर एरो लगा करके 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, उसमें से पहला तो था बैरियम सल्फेट, तो BaSO4, और दूसरा प्रोडक्ट था आपका पोटेशियम क्लोराइड जो कि बनेगा आपका KCl। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, और अनबैलेंस अगर होती है तो फिर बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल जो मैं हर बार बताते हुए आ रहा हूँ, बॉक्स बना लेना। बॉक्स बना लो, और बॉक्स बनाने के बाद में अब हम बनाएंगे टेबल। अब फिर एक बात और मैं बोलता हूँ बेटा, कि जो मैं टेबल बनाना आपको सिखा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नोटबुक के अंदर टेबल बनाओगे ही, क्योंकि ये टेबल जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनवाता हूँ। बाकी अगर आप इतना काम दिमाग में कर सकते हो अपने बिना कॉपी में टेबल बनाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स में Ba रिप्रेजेंट करता है बैरियम को, ठीक है, बैरियम। उसके बाद में Cl जो है अभी मैंने पिछली इक्वेशन में बताया था क्लोरीन के लिए होता है ये। K जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका पोटेशियम को, और
आपका O जो है वो अगेन आपका ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ एलिमेंट के सिंबल तो आपको याद ही हो गए होंगे, जैसे ऑक्सीजन का O है, सल्फ़र का अच्छा S बच गया ना, S का होता है आपका सल्फ़र, ठीक है। कुछ सिंबल आपको याद भी हो गए होंगे। अब देखो इस इक्वेशन में आपने कितने एलिमेंट देखे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं अलग अलग। लेफ़्ट हैंड साइड में काउंट करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरीके से बना लेंगे। अब इंडिविजुअल हम काउंट करेंगे हर एक एलिमेंट के एटम को। बैरियम इस जगह दिख रहा है आपको 1 है तो 1 लिख देंगे, इस तरफ भी दिख रहा है 1 ही है तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्लोरीन दिख रहे हैं यहाँ पर 2 एटम, तो 2 एटम लिख देंगे क्लोरीन के लिए। और इस तरफ क्लोरीन है केवल 1 ही, तो यहीं से हमें पता चल गया कि बैलेंस नहीं है इक्वेशन। पोटेशियम को और देख लो, पोटेशियम इस तरफ दे रखे हैं 2 और पोटेशियम जो है इस तरफ दे रखा है आपका 1, ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के यहाँ दे रखे हैं 4 एटम और इस तरफ भी दे रखे हैं आपके 4 एटम। सल्फ़र को देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है आपको 1 एटम सल्फ़र का और राइट हैंड साइड में भी 1 एटम सल्फ़र का। अब थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो ढंग से तो मुझे दिख रहा है कि क्लोरीन और पोटेशियम को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वो बैलेंस होंगे कैसे, वो बैलेंस होंगे जब सिंपली हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 2। और जैसे ही हमारा आंसर 2 आएगा ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है वो इक्वेशन में हम ढूंढते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं। तो देखो हमने क्या किया है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है और 2 से इस जगह पर मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड में जहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो राइट हैंड साइड में जहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है, सॉरी मैंने पहले पोटेशियम बोल दिया था, क्लोरीन और पोटेशियम ढूंढना है राइट हैंड साइड में। तो देखो पोटेशियम भी इसी बॉक्स में है, क्लोरीन भी इसी बॉक्स में है और बाहर कितना लगाना है आपको 2 लगाना है, तो सिंपली हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर पा रहे हो कि पोटेशियम के भी कितने एटम हो रहे हैं 2 और क्लोरीन के भी कितने एटम हो रहे हैं 2, क्योंकि हमने 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया है पूरे बॉक्स से। अब इतना सा करने के बाद में ये इक्वेशन आप देख सकते हो पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं रीराइट करता हूँ उस बैलेंस इक्वेशन को तो BaCl2 प्लस K2SO4 एरो लगा करके BaSO4 प्लस 2KCl। और इक्वेशन को जब आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखोगे तो हर एक एलिमेंट्स के एटम्स आपको बराबर देखने को मिलेंगे। तो इसको अगेन हम क्या बोल सकते हैं, ये एक आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने बना दी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, यानी कि इस फॉर्म में दे रखी है तो वेल एंड गुड है, आप आसानी से कर दोगे। बट अगर आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी है तो उसको सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना और उसके बाद में उसे आप बैलेंस करना। कोफिशिएंट मेथड भी लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। दोनों ही मेथड से आपका बैलेंस हो जाएगा। अभी भी जिस भी बच्चे के बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट के अंदर वीडियो को कमेंट के अंदर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकता है। 2 क्लास मैंने अलग से पूरी बैलेंसिंग के ऊपर ही बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आगे वाली जो वीडियो बनेगी उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।